बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं। अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियाँ मेरी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और आप इस पॉडकास्ट पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लाइंस जो आपने अभी सुनी वो हैं जावेद अख्तर साहब की और मेरी बहुत ही पसंदीदा लाइंस में से एक है। बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं। कितनी नाकामियां हैं आपकी, बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं। अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियां मेरी। जो अच्छा राइटर होता है, जो अच्छे बड़े व्यक्ति, पढ़े लिखे लोग, जो समाज को समझते हैं, वो किस तरीके से चीज़ों को बांध देते हैं एक दूसरे में। क्या बेहतरीन बात है। काफ़ी दिनों के बाद बातचीत हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। बहुत सारा काम, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, पढ़ाई लिखाई, काम, थिएटर और कुछ छोटी मोटी चीज़ें चल भी रही हैं, बातचीत चल रही है, कास्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट है, ऑडिशन स्टार्ट है, सब कुछ हो रहे हैं। बाकी तमाम और चीज़ें जो घर पे होती हैं, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, समाज, राइटिंग जो कि आप जानते ही हैं, लिखना पढ़ना सब चल रहा है। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और सच में मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपको अपनी बात बता पाता हूँ और आप सुनते हैं इत्मीनान से। कुछ लोग ही सही मैसेज करते हैं, बातचीत होती है। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चियों ने, बच्चे बच्चियों कहना ठीक नहीं होगा, पुरुषों ने और महिलाओं ने मुझे मैसेजेस भी किए। हाँ, कभी कभी मैं ये समझता हूँ और मुझे समझ में आता है कि फीमेल्स मैसेज करने में थोड़ा हिचकती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अगर अपनी बात बताना चाहें, मेल हो या फीमेल, अपनी बात ज़रूर बताएं। सुनकर अच्छा लगता है, जानकर अच्छा लगता है आपके बारे में। बहुत सारे मैसेजेस के रिप्लाई भी मैं नहीं कर पाया हूँ अभी इस दौरान, क्योंकि तमाम चीज़ें थी, अब क्या क्या बताई जाएं। फिर भी मैं आपको ये बताया दे रहा हूँ कि काम ठीक ठाक चल रहा है। चल निकला है ये कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, चल रहा है। और ऊपर वाले की कृपा से और सबके आशीर्वाद से और सबके अपने अपने रहमो करम से बेहतर चीज़ें होने की परिस्थितियाँ बेहतर बन रही हैं। बस इस बातचीत के साथ हम अपनी आज की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और आज की बातचीत का कोई ख़ास ऐसा मसला नहीं है, ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे कोई ऐसे पार्लियामेंट में भाषण होते हों, लेकिन जो बातचीत है वो ख़ास है हमारे लिए, आपके लिए, हम शायरी के शौकीनों के लिए, अदब के शौकीनों के लिए, हिंदी उर्दू वालों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो अपनी भाषा से, अपने जगह से प्रेम करते हैं, इश्क करते हैं और उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं और लोगों को अच्छा बताना चाहते हैं। हम तमाम लोग जो हिंदुस्तान से या आसपास के ऐसे मुल्कों से आते हैं जहाँ हिंदी उर्दू समझी जाती है, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में कहीं कहीं हिंदी समझी जाती है, मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा, जहाँ पे भी हिंदी भाषी हैं, हिंदी के लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, हिंदी के बोलने वाले, समझने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं और कहते रहे हैं और कहते रहेंगे, या मैं ये कहूँ कि जो कल्चर है, जो अपनापन है, जो हमारा हम है, जो हम हैं, वो ये लोग कहते रहे हैं कि जब हम साथ होते हैं, जब परिवार साथ होता है, तो ही चीज़ें बहुत बेहतर बन पाती हैं। बहुत दिनों से मैं अपने परिवार से मिला नहीं, क्योंकि मैं यहाँ काम के सिलसिले में, थिएटर, एक्टिंग और राइटिंग, इन सब सिलसिलों में मुंबई में रहता हूँ। परिवार मेरा गांव में रहता है। इन सब मसलों में फंसा हुआ हूँ। फंसा तो नहीं कह सकते, जद्दोजहद चल रही है, लड़ाई चल रही है, आपकी भी चल रही होगी, ज़िंदगी से, दोस्तों से, प्रेमी प्रेमिकाओं से, माँ बाप से, समाज से, रिश्तेदारों से, सबकी चलती है। मेरी भी जद्दोजहद चल रही है और लड़ाई काफ़ी अच्छी है। सही है, गलत है, जो है मज़ेदार है और मज़ा आ रहा है। कभी कभी कुछ चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं। क्या कहें उनके बारे में कि क्या परेशान करता है। रिश्ते तो मेरे अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, बड़ा रहम है उसका कि लोग मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे आसपास के लोग, मैं जिनके साथ काम करता हूँ, मैं जिनके साथ उठता बैठता हूँ, मुझे नहीं लगता कि
इतनी आसानी से ऐसे लोग मिलते हैं और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, इतना शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं। मेरे बहुत चुनिंदा दोस्त हैं। अगर आप ऐसे उँगलियों पे 3-4 नाम गिन दें तो ये मेरे दोस्त हैं। यही मेरी दुनिया है। माँ-बाप हैं, भाई हैं, दोस्त हैं और बहुत कम लोग जिनसे मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, अपनी बात कह सकता हूँ। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ थिएटर करने। थिएटर एक विधा है, एक आर्ट फॉर्म है। आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप हिंदी उर्दू की शायरियाँ सुनते हैं, गज़लें सुनते हैं, तो आप थिएटर जानते ही होंगे। जहाँ मैं थिएटर करने जाता हूँ, जो मेरे इस समय ट्रेनर हैं आलम सैयाद उनका नाम है। बेहतरीन इंसान हैं, पढ़ते रहते हैं हिंदी उर्दू शायरी गज़लें और मज़ा आता है थिएटर करके। तो ये चल रही है कुछ प्रोफेशनल लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैं लिखता रहता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करता हूँ और अभी मैं पढ़ रहा हूँ जो पुस्तक उसका नाम है वैशाली की नगरवधू। यकीन मानिए हिंदी की बेहतरीन किताब है। मुझे ऐसा कहने में कोई परहेज नहीं होगा कि हिंदी की जो बेहतरीन किताबें मैंने पढ़ी हैं उसमें टॉप 10 में वैशाली की नगरवधू को मैं रखूँगा। अगर आपके पास वक्त है और आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कहानी क्योंकि बहुत सारे तरीके से चल रही है, कई ओर से चल रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है पढ़ने में। कहानी का जो स्ट्रक्चर है, जो कहानी आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि दुनिया है, दुनिया है, दुनिया है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। जैसे फ़िल्म का एक-एक सीन आगे बढ़ता है और हम उत्साहित हो जाते हैं और एक्साइटेड रहते हैं कि अब क्या होगा? अरे! क्या होने वाला है? ये हो गया, वो उसने उसको ऐसा कर दिया, वो मार दिया, वहाँ ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। और कहानी जो है वो बहुत पुराने समय की है, तो हमें और भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है चीज़ों को देखकर, सुनकर, पढ़कर। और आचार्य चतुर्सेन जी जिन्होंने ये कहानी लिखी है, ये नॉवेल लिखा है, वो कहते हैं कि मैं अपनी सारी रचनाओं को खारिज करता हूँ और वैशाली की नगरवधू को अपनी सबसे अच्छी और एकमात्र रचना घोषित करता हूँ। ये उनके ही शब्द हैं, थोड़ा इधर-उधर शब्दों का हेर-फेर हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे अभी एकदम एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है। फिर भी कहानी मुझे बहुत पसंद आ रही है और मैं कुछ एंड तक पहुँच गया हूँ, मुझे लगता है 25-30 या मैक्सिमम 50 पेजेस बचे हुए हैं और मुझे बिल्कुल बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं ये पॉडकास्ट बनाऊँगा और हो सकता है मैं इसे रिकॉर्ड करूँ आज या ना करूँ, लेकिन मैं मुझे आज कहानी ख़त्म ज़रूर करूँगा। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। हाँ, तो ये पुस्तक आप ज़रूर पढ़ सकते हैं अगर आप हिंदी की अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं। अभी मैं हाल ही में जो मैंने पुस्तक हिंदी की पढ़ी है वो काशीनाथ सिंह की एक पुस्तक है काशी काशी। इस पे एक फ़िल्म भी बनी है जिसमें सनी देओल हैं और वो फ़िल्म शायद रिलीज़ नहीं हो पाई कुछ कंट्रोवर्सीज़ की वजह से। मुझे पता नहीं, मैंने फ़िल्म भी देखी है वो, लेकिन कहानी आप पढ़ें बहुत मज़ा आएगा। और कहना तो नहीं चाहिए, जिन लोगों को गालियाँ पसंद हैं और जिन लोगों के राजनीति में थोड़ी सी रुचि है वो ये कहानी ज़रूर पढ़ें, आपको हिंदी से मोहब्बत होने लगेगी। और सिर्फ गालियों के लिए ना पढ़ें साहब, ना। अगर सिर्फ गालियों के पढ़ रहे हैं तो फिर कुछ फालतू सा पढ़िए, क्योंकि काशीनाथ सिंह हैं वो जिन्होंने ये किताब लिखी है। वो बीएचयू में अध्यापक भी रहे, प्रोफेसर भी रहे और शायद जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है वो बीएचयू के वाइस चांसलर भी रहे। पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वो बहुत अच्छी पोस्ट पर रहे और उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं अपने समय में और बहुत अच्छी किताब है। मज़ा आता है पढ़ के, हर पेज में आपको लगता है कि अब क्या होगा, अरे बाप रे किसको क्या बोल दिया। जो बड़े पॉलिटिकल नाम्स आपके लिए बड़े आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुलायम सिंह यादव जी और तमाम लोग जिनको आप अब तो वो रहे नहीं वो लोग, तो आप जिनकी वीडियोस देखते हैं और एक्साइटेड होते हैं, उनके बारे में ऐसी ऐसी मज़ेदार चीज़ें लिखी गई हैं। और ख़ास बात यह है कि बनारस के इर्द गिर्द की कहानी है। काशी काशी है तो बनारस की ही कहानी होगी, काशी की ही कहानी होगी, तो मज़ा आता है पढ़ के। और कई इतनी क्रिएटिव चीज़ें लिखी हुई हैं, इतनी क्रिएटिव बातें लिखी हुई हैं उसमें, मुझे बताते हुए मैं बता रहा हूँ इतना इतना अच्छा लगता है। और मतलब उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया है, अगर आप उत्तर भारत से हैं, यूपी बिहार के इलाके से आते हैं, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ के। और क्रिएटिव गालियाँ, जो गालियाँ आज बहुत ट्रेंड में हैं, जो बहुत फैशन में हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये गाली मैं, ये वो ऐसी गाली दे देता है यार, तो वो वाहियातपना जो है, वो वाहियातपना को छोड़कर जिस भाव को, जिस बात से कनेक्ट किया जा रहा है, वो मज़ेदार है। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि आप गाली के लिए वो पुस्तक ना पढ़ें, पढ़ कर देखें। अगर आप किताब पढ़ना शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको कोई उचित किताब मिल नहीं रही है,
तो आप काशी काशी पढ़ें, आपको मज़ा आएगा। तो हाँ, तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो अंग्रेज़ी में मैं किताब पढ़ रहा हूँ उसका नाम है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की एक किताब है, उसका नाम है इडियट्स। तो वो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे हालाँकि बहुत कुछ ख़ास समझ में आ नहीं रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। वो कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, तो मुझे समझने में थोड़ी-थोड़ी धीरे-धीरे मैं समझ रहा हूँ। पेंगुइन की शायद बुक है ये, 700-800 पेजेज़ की है। अगर आप थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। बिगिनर्स अगर ना ही पढ़ें, तो ज़्यादा अच्छा है, पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई ख़राब बात नहीं है या बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी-सी ऐसे कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं और क्या होने वाला है, इससे ज़्यादा ध्यान उन्होंने कैरेक्टर को कॉम्प्लेक्सिटी पर किया है कि वो क्या सोचता है, क्या कहता है, कैसे फ़ील करता है चीज़ों को और किस तरीके से उसे एक्सप्रेस करता है। दोस्तोयेव्स्की एक बहुत अच्छे राइटर हैं, रशियन राइटर हैं और मुझे लगता है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो दुनिया के बड़े महान क्लासिकल राइटर्स में से एक रहे हैं, जिन्होंने ह्यूमन इमोशंस को बहुत डीप में जाकर समझा है और समझाने का प्रयास किया है। दोस्तोयेव्स्की के बारे में आप लोग गूगल सर्च करिएगा, उनके बारे में आपको बहुत चौंकाने वाली चीज़ें पता चलेंगी। बेहतरीन राइटर और गज़ब की ज़िंदगी जी उन्होंने और बहुत तमाम उठा-पटक, उथल-पुथल से वो जेल भी गए, उनको डेथ सेंटेंस भी हो गया, उनको गोली मारकर हत्या का आदेश भी हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर वो उनकी जान बच गई। वो फैसला रद्द कर दिया गया और उनकी जान बच गई। तब से उनको उसके झटके आने लगे, दौरे आने लगे, दौरे तो नहीं कह सकते, मतलब उसका जो उसका असर रह गया कि बस मरने वाला हूँ, उसको वो परेशान रहने लगे उससे और उसके बाद उन्होंने किताबें लिखी बहुत सारी। उनकी फ़ेमस किताब है क्राइम एंड पनिशमेंट, वो मैंने अभी हाल ही में पढ़ी है, वो मुझे बहुत पसंद आई और वो साइकोलॉजिकल बिल्कुल मज़ेदार, आपको हिला देती है अंदर से कि अब क्या होगा। अब पढ़िए आप, मज़ा आएगा आपको। तो क्राइम एंड पनिशमेंट मैंने पढ़ ली, मैं इडियट पढ़ रहा हूँ और अभी ब्रदर्स कारामाज़ोव उनकी एक और नॉवेल है, जो है मेरे पास लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है। मैंने एक बार पढ़ा था कुछ पेजेस, लेकिन फिर मैं काम में कुछ मशरूफ़ हो गया था, तो वो छूट गया। तो फिर मुझे लगा कि अभी उसको एक साथ ही पढ़ते हैं। हालाँकि मैं एक बार में ऐसे 1-2 दिन में नहीं पढ़ता, मुझे थोड़ा वक़्त चाहिए होता है क्योंकि काम और थिएटर और राइटिंग और आना-जाना इधर-उधर कुछ चीज़ें और सही गलत चीज़ें चलती रहती हैं। तो मुझे थोड़ा वक़्त लगता है पढ़ने में। मुझे लगता है क्राइम एंड पनिशमेंट को पढ़ने में मुझे लग गए 15-20 दिन के आसपास। हालाँकि इतने दिन लगने नहीं चाहिए थे, इतनी हैवी बुक नहीं है वो, फिर भी मुझे ज़्यादा दिन लग गए और पता नहीं क्यों लग गए, लेकिन अच्छी लगी मुझे फिर से पढ़नी है क्योंकि एक बार में बहुत बेसिक चीज़ें ही मुझे समझ में आई और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं किताबें मैं उन्हें कोशिश करता हूँ कि कई बार पढूँ। जैसे एक बुक है उसका नाम मैं बता रहा हूँ, एल्केमिस्ट एक बुक है, पाउलो कोएल्हो एक राइटर है, उनकी एक बुक है एल्केमिस्ट। वो शायद हिंदी में भी अवेलेबल है, मैंने इंग्लिश में पढ़ी थी, हिंदी में भी शायद अवेलेबल है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन होगी ज़रूर क्योंकि वो इतनी फेमस, इतनी चर्चित किताब है पाउलो कोएल्हो की कि वो हिंदी में ज़रूर अवेलेबल होगी। अगर आप पढ़ सकते हैं उसे पढ़ें। मैंने उस किताब को 5-6 बार तो कम से कम पढ़ा ही होगा, मुझे लगता है ज़्यादा होगा, 6-7 बार पढ़ा है और मेरी रिकमेंडेशन में नंबर 1 लिस्ट पर रहती है वो। अगर कोई किताब पढ़ना स्टार्ट करना चाहता है तो अल्केमिस्ट से स्टार्ट करें, इंग्लिश की किताब। अगर हिंदी भाषी भी हैं तो भी हिंदी में अवेलेबल होगी जहाँ तक मुझे पता है। तो अल्केमिस्ट, तो मैंने उसे 5-6 बार पढ़ी और वो कहानी जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मुझे लगा क्या बात है, ब्रिलियंट। वो कहानी आपको दिशा देती है, जादू, उस कहानी में जादू है, उस कहानी में वास्तविकता है, उस कहानी में लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति जो जुनून चाहिए वो है, उस कहानी में पागलपना है, उस कहानी में वो खो जाता है, हार जाता है, लड़ता है, फिर गिरता है, उठता है, ये वो तमाम तरीके की चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स और एंड में जो होता है वो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है अरे ये क्या हुआ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब ये क्या हो रहा है, क्या हुआ क्या। और फिर आप सोचते हैं कि अरे यार क्या बात है, ब्रिलियंट। मज़ा आता है आपको उस कहानी को पढ़कर। ऐसी तमाम किताबें हैं जो मैंने कई बार पढ़ी हैं क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। उर्दू, प्योर उर्दू तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं उतना उर्दू का जानकार नहीं हूँ और मुझे उर्दू कम समझ में आती है, थोड़ी बहुत समझ में आती है। तो उर्दू के लिए मैंने एक फैज़ अहमद फैज़ साहब की बुक मंगवाई है, उसमें उनके कुछ गज़लें, कुछ नज़में, उसका कलेक्शन है वो और उसके राइटर का नाम माफ़ कीजिएगा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वो हार्ड कवर मैंने मंगवाई थी अभी जल्दी ही, मुझे लगता है कि एक महीना हुआ होगा या 20-25 दिन हुए होंगे।
तो मैंने उसको मंगवाई है, मैं वो कभी कभी पढ़ता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं उसकी एक गज़ल आपको सुना सकता हूँ जो मुझे पहले से पसंद थी, और इसलिए मैंने मंगवाई भी थी कि वो गज़ल मुझे, या नज़्म जो कह लें, वो मुझे बहुत पसंद है। और मैं सुनाता हूँ आपको। वो कुछ ऐसे है कि फिर कोई आया दिलेज़ार, नहीं कोई नहीं, राहरो होगा कहीं और चला जाएगा। राहरो यानी कि राही, हम मुसाफिर। फिर कोई आया दिलेज़ार, नहीं कोई नहीं, राहरो होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चिराग। ऐवानों का मतलब होता है महलों में, हवेलियों में, और ख्वाबीदा का मतलब सोए हुए। ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चिराग। लड़खड़ाने लगे महलों में सोए हुए चिराग। क्या बात है। ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चिराग। रास्ता सो गई तक तक, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजर। राह गुजर का मतलब ये होता है रास्ता। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजर, मतलब रास्ते सो गए। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजर। अगली लाइन देखिएगा कि अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। अजनबी खाक ने धुंधला दिए, मिटा दिए। अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शमय, बुझा दो, बुझा दो समय। शमय का मतलब होता है दिए, दीपक। गुल करो शमय, बढ़ा दो मयोमीना वयाग। गुल करो शमय, बुझा दो दीपक, बढ़ा दो मयोमीना वयाग। मयोमीना वयाग, मैं मतलब शराब। मयोमीना वयाग, मैं शराब, सुराही और प्याला। गुल करो शमय, बुझा दो दीपक, बढ़ा दो मयोमीना वयाग, यानी कि इधर लाओ प्याला और शराब उठाओ। गुल करो शमय, बढ़ा दो मयोमीना वयाग, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। क्या बात है। अपने बेख्वाब, जिसमें नींद ना हो, सोए ना हो, बेख्वाब। और मुकफ्फल का मतलब बंद कर लो, लॉक कर लो, ताला लगा लो। अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। अपने न सोए हुए किवाड़ों को बंद कर लो, सो जाओ, चिंता ना करो। अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। इसको आप पढ़िएगा ज़रूर। मेरी बड़ी पसंदीदा, मुझे बहुत पसंद है, अच्छी लगती है। और इस बेहतरीन राइटिंग का जो शीर्षक है, उसे, उसका नाम है तन्हाई। फैज़ अहमद फैज़ साहब की ये पुस्तक है, और इसका ट्रांसलेशन शायद इंग्लिश में भी है उसमें, हाँ इंग्लिश में भी है उसमें, और उसको कुलदीप सलील साहब ने किया है, क्या मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद कुलदीप सलील ने किया है। और बेहतरीन है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, मज़ेदार। क्या बात है। हाँ, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। आंखें बंद कर लो बाबू, आंखें बंद कर लो। अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। आए हाय हाय हाय, मज़ा आ जाता है पढ़ के। मुझे बहुत सारी इनकी पोइट्रीज तो ऐसी हैं जो समझ में ही नहीं आती, इतनी उर्दू, इतनी उर्दू। मैं प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सीखने का, और क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है, और जो कठिन शब्द हैं उर्दू के, तो उनके उनके मीनिंग्स भी दिए हुए हैं नीचे, तो मुझे बड़ी आसानी होती है। मैं धीरे धीरे उर्दू पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि फैज़ साहब को पढ़ना है, और फराज साहब को पढ़ना है, और जॉन साहब को पढ़ना है, जॉन एलिया साहब को पढ़ना है। वो मुझे बहुत पसंद करता हूँ मैं उनको। और 3-4 राइटर, मुनीर नियाज़ी को मुझे पढ़ना है, बड़े अच्छे मुझे लगते हैं वो। और मैंने एक उनकी भी किताब खरीदी है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, हालांकि मैंने ख़रीद कर रख ली है। क्या नाम है उनका, जिनकी वो पोइट्री है ना कि क्यों देखें दुनिया को किसी की नज़र से, हम ले दे के हमारे पास एक नज़र ही तो है। वो
वो वाले राइटर, अरे यार मैं नाम कैसे भूल जाता हूँ, इतना ब्रिलियंट आदमी है वो। उनका नाम है, एक सेकेंड, उनका नाम है, खैर ये कोई ड्रामा नहीं था, सच में मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा ज़रूर आपको, मैं कमेंट करके बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ। बाहर आप शोर सुन रहे होंगे, बच्चे खेल रहे हैं गली में, और मुंबई के जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ बच्चे खेलते बहुत हैं। आसपास गुजराती लोग हैं, मज़ेदार लोग हैं, शांत लोग हैं, लेकिन बच्चे खेलते हैं, अच्छा लगता है। कभी कभी अच्छा इसलिए नहीं लगता कि काम कर रहे होते हैं और बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, फिर भी ज़िंदगी है, मज़ा आता है। और पहले मुझे लगता था कि अरे क्या यार, क्या चिल्लाते रहते हैं दिन भर, चिल्ल पों पे पापी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ठीक है, अच्छा है, फैमिली है, प्यार है, इश्क है, लोग हैं। हालांकि हम लोग तो इस शहर में किराएदार हैं और उसी हैसियत से रहते हैं अभी, क्योंकि अपना तो कोई ठिकाना है नहीं, मकान है नहीं। कभी किराया मकान मालिक ने बोल दिया कि बस अगले महीने खाली कर दीजिए, तो बस चल देते हैं। कुछ दिन कहीं और रहे, कुछ दिन कहीं और रहे। वैसे मुंबई में ये मेरा दूसरा ठिकाना है। पहले मैं दूसरी जगह रहता था, अब मैं दूसरी जगह रहता हूँ, फिर अच्छी जगह है, लोग अच्छे हैं। मुंबई एक्सेप्टिंग बहुत है, आपको एक्सेप्ट कर लेती है। हाँ, काम ज़रा लेट देती है क्योंकि आपको परखती है। हमारे गांव, हमारे शहर में ये कहते हैं कि अगर मुंबई में आपने 3 साल गुजार लिए अच्छे से, फिर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि मुंबई आपको कुछ देगी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए लोग कहते होंगे कि शायद मुंबई खर्च करवा देती है, पैसा खर्च करा देती है, इंसान आपके सपनों को खर्च कर देती है, तोड़ देती है। आप, वो खर्च वाला मामला ही है सब कुछ, कि पैसा खर्च करा देती है, आपके सपनों को खर्च करा देती है, आपकी रूह को, आपकी ताकत को खर्च कर देती है, सब चीज़ को खर्च कर देती है और आपको तोड़ती है उस हद तक जिस हद तक आप टूट जाते हैं। और जब आप टूट कर ये कहते हैं कि अब नहीं लौटेंगे ना, यहीं रहेंगे, इसी ज़मीन पर रहेंगे और यहीं कमाएंगे, यहीं सपनों को पूरा करेंगे, और यहीं आप अपना मुकाम बनाते हैं, बहुत बड़ा, बहुत अलग। मुकाम के मायने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, मेरे लिए भी सबसे अलग ही हैं। तो चल रहे हैं उसी मुकाम के साथ साथ, मुकाम के साथ ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा हासिल करने आए हैं जो नहीं है, हासिल तो करने आए हैं, फिर भी सुकून है कि हाँ ठीक है, मज़ा आ रहा है। थिएटर करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, घूमने टहलने जाते हैं थोड़ा बहुत। वैसे मैं घूमने टहलने वाला व्यक्ति हूँ नहीं ज़्यादा, फिर भी कभी कभार चला जाता हूँ। मैं मुंबई में पिछले बहुत दिनों से हूँ। अगर मैं जोड़ूँ तो 2 साल से थोड़ा कम होने को आया है। और मैं 1-2 जगह गया हूँ जो मुंबई में बहुत प्रसिद्ध है, वो भी धार्मिक स्थल है। तो आप लोग यकीन मान ही सकते हैं कि मैं कितना घूमने टहलने वाला व्यक्ति होऊंगा। ये हो गई मेरे बारे में बहुत सारी बातें, क्योंकि बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई थी, तो और ऐसे ही बात निकल कर आ गई। जो मुद्दा था वो पीछे छूट गया। तो फिर कोई बात नहीं, अगले पॉडकास्ट में बातचीत होगी। फिर आप भी बताइएगा अपने बारे में, मैं भी बताऊंगा अपने बारे में, और कुछ नई बातचीत के साथ हम पॉडकास्ट को कंटिन्यू रखेंगे। और मज़ा आता है, अच्छा लगा, सुकून मिला। और जब मैं ये माइक आगे लगाकर, हेडफोन्स पहनकर जब ये रिकॉर्ड करता हूँ, इतना अच्छा लगता है कि अरे मुझे भी सुनने वाले लोग हैं। 2 ही 4 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, एक ही होगा, लेकिन मुझे सुन रहे हैं। और कुछ लोग मैसेज करते हैं तो भी अच्छा लगता है। अभी एक बंधु मुझे मिले थे उमरगांव गुजरात में, मैं शूट करने गया था। हालांकि मैं शूट बहुत बेसिक शूट था, मैं जूनियर के तौर पर गया था, क्योंकि मुझे देखना था कि कैसे काम होता है और किस तरीके से वहाँ पे हो रहा था। मुझे एक बंधु मिले, बहुत अच्छे से बातचीत की उन्होंने। पहले तो मुझे शर्म आई कि अरे यार, मैं जूनियर करने आया हूँ और मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, थिएटर से जुड़ा हूँ, इतना बड़ा नाम है मेरा थिएटर का, और मैं जूनियर कर रहा हूँ। फिर मैंने ये समझा कि अरे, काम को मैं ऐसे कैसे देख सकता हूँ, मैं सीखने आया हूँ। मैं 2 दिन रहा वहाँ पर और मैंने जूनियर किया। हालांकि उसका पैसा भी नहीं मिला, जो थे उसके कॉन्ट्रैक्टर थे जो, उन्होंने पैसे भी नहीं दिए। बहरहाल, तो मैं उनसे मिला, एक बंधु से, अच्छा लगा। वो राजस्थान से, हरियाणा से, कहाँ से थे, उन्होंने बताया था अपने बारे में, बहुत मोहब्बत से उन्होंने बातचीत की, अच्छा लगा बात करके। तो यही सब बातचीत है। अभी फिर अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, तमाम अपनी दुनिया की, जहान की बातें करेंगे, क्योंकि हम तो स्टोरी टेलर हैं साहब। और हमारा प्ले भी होने वाला है, आहा, बहुत जल्दी हम प्ले करने वाले हैं। यहीं करेंगे, वर्सोवा मुंबई में। देखते हैं कब तक तैयार हो जाता है। हालांकि प्ले तैयारी की एकदम
चरम पर पहुंच चुका है, पूरी रिहर्सल्स हो चुकी हैं, मतलब मुझे लगता है 50 दिन के ऊपर हो गए, 60-70, हम मुझे लगता है 3 महीना हो गए होंगे। 3 महीने से हम प्ले को तैयार कर रहे हैं, एक-एक सीन, एक-एक डायलॉग, म्यूज़िक, लाइट्स, ड्रेस क्या होगी, कॉस्ट्यूम क्या होगा और क्या प्रॉपर्टीज़, क्या चीज़ें यूज़ करेंगे हम, किस चीज़ से कैसे करेंगे, क्या कैसे करना है, कहाँ से चल के कैसे जाना है और क्या इमोशंस होंगे, बहुत तमाम तरीके की चीज़ें आलम सर ने हमें बताई। और हर रोज़ हम उससे लड़ते हैं, हर रोज़ हार जाते हैं कि अरे यार आज नहीं हो पाया। फिर अगले दिन फिर उसी जोश के साथ वो प्ले तैयार करते हैं। प्ले का नाम है महाभोज और मनु भंडारी ने उसे लिखा है। बेहतरीन प्ले है, मज़ेदार प्ले है और मैं उसमें कैरेक्टर कर रहा हूँ बिंदा का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। मज़ा आने वाला है, जल्दी ही प्ले होने वाला है। देखिए कैसा है, कब होता है अनाउंसमेंट, जल्दी ही होने वाली है। शायद इसी मंथ के लास्ट में हो जाए या अगले फरवरी मंथ के स्टार्टिंग में हो जाए, देखते हैं जब भी हो। आप लोगों की दुआओं का मैं बहुत उम्मीद करूँगा कि आप लोग दुआ दें और आप लोग मुझे ऐसे अच्छा प्ले हो जाए। अच्छा होगा क्योंकि हमने मेहनत बहुत की है और ऊपर वाला बिल हमारे साथ में है तो बिल्कुल अच्छा ही होगा। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको अपने बारे में बताई जो कि बहुत बड़ी नहीं है। आपके हमारे जैसे लोग यही सब करते हैं, यही सब बातें, यही सब सपने, यही सब काम। और मैं फ़िल्म इंडस्ट्री से हूँ तो बहुत सारी बातें मैंने इस इंडस्ट्री से की, तो शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो ज़रूर कीजिए, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें डाल रहा हूँ। और आप रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं कि मैं किस तरीके का कंटेंट बनाऊँ, क्योंकि अभी ये प्ले हो जाने वाला है। अगर हो जाए तो मैं कुछ आगे का प्लान कर रहा हूँ और कुछ फिल्में भी हैं जो लाइन में हैं, शूट उनका भी शायद जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं शूट में थोड़ा व्यस्त हो सकता हूँ। अगर शूट में नहीं व्यस्त हुआ तो फिर देखते हैं कुछ नए तरीके का कंटेंट या नई तरीके की कुछ चीज़ें बनाने का प्रयास करेंगे। आप ज़रूर अपने सुझाव दीजिए और अपनी बात बताइए। इंस्टाग्राम पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वैभव सिंह गुप्ता, मेरा पूरा नाम। यहाँ पर भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। हालांकि फेसबुक पर मैं हूँ और चलाता नहीं हूँ, वहाँ आप मैसेज ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ पर भी कर सकते हैं क्योंकि मैं महीने में 1 बार तो चला ही लेता हूँ। तो बस इस लंबी सी बातचीत के बाद और इस सुकून भरी शाम के बाद मैं वैभव सिंह गुप्ता, आपका होस्ट, आपका दोस्त और छोटा मोटा स्टोरी टेलर, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपने इतना वक्त दिया, इतना प्यार दिया, इतने अच्छे से आपने मुझे सुना, उसके लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए पॉडकास्ट विषय पर, या विषय ना भी हो तो भी हम और आप साथ साथ चलेंगे, बातचीत करेंगे, मज़ा आएगा। बस इस चीज़ की गारंटी है कि मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही। शुक्रिया।